हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप ईजीएस में। दोस्तों, आशा है कि आप सभी लोगों का पेपर अच्छे से गया होगा और आप लोगों ने अच्छे से पेपर को हल किया होगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं आपके लिए उत्तराखंड पटवारी और लेखपाल परीक्षा का जो पेपर हुआ है आ, उसका हल लेकर आया हूँ। और जिसके जो आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा वो 100% रियल जेन्युइन है। और उनका अगर आपको सोर्स चाहिए होगा तो सोर्स भी आपको दे दिया जाएगा। साथ ही जो कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें डाउट है तो उनके आंसर भी आप लोगों को शीघ्र ही आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के जो पेपर है, आज का जो पेपर है उसके आंसर्स को। तो दोस्तों, भाग 1 सामान्य हिंदी को देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन ऋषि, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और महर्षि में गुण संधि होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है? तो ये संयुक्त वाक्य है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराई जग वा पाए बोराई, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमक। अगला क्वेश्चन है, तीर शब्द का पर्यायवाची है। तो तीर शब्द का जो पर्यायवाची है वो है सर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बर्बर शब्द का विलोम शब्द। तो बर्बर शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सभ्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभ्य। अगला क्वेश्चन है, वागीश का संधि विच्छेद है। तो इसका जो संधि विच्छेद है वाक धन ईस, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ। अंग अंग खिल उठने मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है प्रसन्न होना, अर्थात आपका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो समाचार पत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाचार पत्र। उसके बाद अगला है, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो जो कठिनाई शब्द है वो कठिन धन आई प्रत्यय से मिलकर बना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई प्रत्यय इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो कीर्ति का जो विपरीतार्थक या विलोम शब्द होता है वो होता है अपकीर्ति, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो जो शुद्ध शब्द है वो है आपका अनुकूल, यानी ऑप्शन सी। ये जो ऑप्शन सी है ये शुद्ध लिखा गया है, बाकी क्या है अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से इनमें जो शुद्ध शब्द है ये है ऑप्शन बी, साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन है, सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है, यानी आप जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो ये वाक्य के मध्य खंड में
किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनाजी शब्द का विलोम होगा। तो अनाजी जो शब्द का विलोम होगा वो होगा फलाहारी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। साहित्य लहरी रचना के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सूरदास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो जो इसका सही अर्थ होगा वो है दूसरों को सीख देना सरल है, यानी दूसरों को ज्ञान देना सरल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निश्चयवाचक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला भाग है भाग 2, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो इस प्रकार से है, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो है पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा बैक्टीरिया। जो इसमें बेसिलस थुरी एनजीएसिस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या जो बीटी कपास के उत्पादन में क्या होता है उपयोगी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है। तो ये होता है रेफलेसिया, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे नू स्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो नील हरित शैवाल क्या होते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है इनमें से? तो रैम क्या होती है वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? तो फायरवॉल क्या है इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो डेटा बस, एड्रेस बस और नियंत्रण बस तो इनके बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन अनियंत्रण बस यानी अनकंट्रोल जो बस होता है वो इनके बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनियंत्रण बस। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा में
ये जो क्वेश्चन है, GRASP को BMW VNK से कूटित किया जाता है, तो क्रेन को कूट किया जाएगा। तो क्रेन को जो कूट किया जाएगा वो ऑप्शन डी XMVIZ से कूट किया जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? तो आपको इनके बीच का जो अंतर दिख रहा होगा वो है 7 का अंतर है, और इसके लिए आप समांतर श्रेणी के n पदों वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पद होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो ZX जो पहले अक्षर हैं वो -2 होते जा रहे हैं, और जो लास्ट के अक्षर हैं वो +3 होते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से जो इसका आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 32वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित हैं? तो वे हैं ओडिशा और संथाली जनजाति से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज है? तो ये जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था जिया उर रहमान, जो तत्कालीन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। तो आंसर हो जाएगा जिया उर रहमान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था 15 मार्च 2006। तो यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 35वां प्रश्न है, शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? तो 1:35, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो पेड़ पौधे और पक्षियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हैदराबाद को भारत में पुलिस कार्यवाही के तहत शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 सितंबर 1948, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा वॉल्टेयर। वैसे इस प्रश्न में अभी कंफ्यूजन है, लेकिन वॉल्टेयर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किसमें गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो कि अरब सागर में मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अरब सागर। उसके बाद है, पुलिकट झील मध्य में स्थित है। तो जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो ये होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या होती है
सर्वाधिक जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42, बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है। तो बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उनके अनुसार उन्होंने अनुच्छेद आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का दिल और आत्मा कहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। और तो जो क्वेश्चन नंबर 44 है, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो जब इसको हल करेंगे तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5 किलोमीटर। दूरी क्या हो जाएगी, उसकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में संख्याएं। तो इसमें जो ये वर्ग है, तो इस वर्ग में जो हो रहा है, जो इसका जो सॉल्यूशन है, तो जो पहले कॉलम में जो अंक है उनका वर्ग और लास्ट कॉलम के जो अंक हैं उनको जोड़ के बीच का अंक प्राप्त हो रहा है। तो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 92, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी यानी 0 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। जो ऊपर जब आप चिन्हों को बदलकर इसमें रखेंगे और बोर्ड मास का नियम लगाएंगे तो 0/1 आएगा और जो उसकी वैल्यू होती है वो हो जाएगी 0। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो ये उपरोक्त सभी से क्या है, संबंधित है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सभी से क्या है, ये संबंधित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है। तो समान आचार संहिता से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो जो न्यूनतम संख्या है वो है 40। 40 विधान परिषद के सदस्य होने आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, दोनों से ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध ये जारी किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो की थी 30 सितंबर 1955 में। 1953 में इसकी स्थापना की गई थी और 30 सितंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। तो ये गुजरात के कांडला में इसकी स्थापना की गई थी। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन सी, कर्मचारी को दिया गया ऋण, ये क्या है, मानव पूंजी का स्रोत
नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है, तो वो है तीसरा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सर रामास्वामी मुदालियर द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था भारत की ओर से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कमलेश नीलकंठ व्यास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकात्मक शासन यानी ऑप्शन बी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये अब एक कानूनी अधिकार बन गया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, ये सभी सही है। और जो सामाजिक आर्थिक न्याय की जो बात कही जा रही है वो मौलिक अधिकारों के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब जो प्रश्न है वो है राज्य से संबंधित विविध जानकारियों से है। तो जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? पंचायती राज दिवस पूछ रहा है, तो ये 24 अप्रैल क्या है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या क्या है? तो ये है 9 नगर निगम है। और 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को 9वां नगर निगम बनाया गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? तो वो हुआ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार की वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो वात्सल्य योजना के अंतर्गत जो धनराशि दी जाती है वो 3000 दी जाती है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 65। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? तो शिशु लिंगानुपात की यहाँ पे बात की जा रही है, तो शिशु लिंगानुपात था ये उस समय पे 890, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग इसका नाम रखा गया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य एक के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, तो आपको जो आपके कमेंट्स आएंगे और कुछ समय बाद जो
ये क्वेश्चन छोटा हुआ है, इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 116। 10 मार्च 2021 को वो मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी? तो जस्टिस RS चौहान को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जो थारू जनजाति उधम सिंह नगर में पाई जाती है सर्वाधिक, तो इसकी जो जनसंख्या है वो क्या है, उत्तराखंड में सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरे नंबर पे जौनसारी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था? तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान में इसका सबसे पहले इसको लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित किया गया था, जो कि चमोली में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से? तो ये अभी मैं बता ही चुका हूँ, चमोली जिले में ये होती है नंदा राजजात। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो जसपाल राणा जी को दिया गया है, जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी तट पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो वैसे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सुंदरलाल बहुगुणा होना चाहिए, लेकिन मैं इसके संबंध में श्योर नहीं हूँ। तो अगर मुझे कहीं से इसका ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बहुत जल्द शेयर कर दूंगा, क्योंकि जो टिहरी बांध निर्माण जो हो रहा था उसका विरोध सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था और 74 दिन की भूख हड़ताल भी इन्होंने इसके संबंध में की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो ये प्रश्न पीछे भी आया हुआ था और मैंने पीछे भी इसका आंसर बताया है। तो थारू जो जनजाति है वो उत्तराखंड में सर्वाधिक निवास करती है और कहाँ करती है, उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है, 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था? तो जो इसका स्थान था वो था दूसरा। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों को इसमें चुना गया था और एक था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी जो रैंकिंग आई है वो 13वीं आई थी रख रखाव के संबंध में।
तो जो 79 वाला क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बिछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो इनको जो पुरस्कार मिला था ये मिला था 1984 में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। वर्तमान में जो 2022 में है वो 9 महिलाओं को ये दिया गया था और प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो ये तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उत्तराखंड ही नहीं, भारत की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो मुझे मिला नहीं है दोस्तों, इसको मैं शीघ्र ही ऑथेंटिक सोर्स से पता करके आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है कोसी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? तो वो किया था जोगामल शाह को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो वो है दक्षिणी गढ़वाल में स्थित है गुजड़ू। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसमें वैसे ज्ञानचंद होना चाहिए, लेकिन ज्ञानचंद ऑप्शन में है नहीं। तो इस प्रश्न का जैसे ही मुझे ऑथेंटिक आंसर मिलेगा तो मैं आप लोगों के बीच उसको शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है स्पॉट हाइट, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 1/2 किलोमीटर है, यानी आधा किलोमीटर है, का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये सीधा सीधा ये एक आयत होगा, तो आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो आएगा 1/2 वर्ग किलोमीटर आना चाहिए था, ये वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी नहर है वो है रामगंगा नहर, सबसे पुरानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो सर्वाधिक जो लंबी नदी है वो है काली नदी। इसकी जो लंबाई है उत्तराखंड में वो है लगभग 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से है? तो वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्या है सबसे बड़ा
ये है उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो विवेकानंद जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वो अल्मोड़ा में है। भारतीय सैन्य अकादमी जो है ये आपकी देहरादून में है। तो इस हिसाब से अगर देखें हम तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जूलॉजी देहरादून। तो ये क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, टोन्स निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो टोन्स यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। अगला है, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है। तो ये शिवालिक श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 97 जो क्वेश्चन है, मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। 1984 में इसको प्रारंभ किया गया था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 98 और 99 है, इसके मुझे 99 और 100 है, ये तीनों क्वेश्चन इसके मुझे ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पाए हैं। तो जैसे ही इनके ऑथेंटिक आंसर मुझे मिल जाएंगे तो मैं आप लोगों को ये आंसर भी जल्द से जल्द शेयर कर लूँगा। तो दोस्तों सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आप लोगों के इस आंसर की के हिसाब से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के सही जा रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करें। और साथ ही यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।